ठीक है, तो जावा का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलेटर। ठीक है ना? एक्सीलरेट करने का क्या मतलब होता है ना? तो और भी लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो किसी भी मशीन को या सॉफ्टवेयर को एक्सीलेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें से एक जावा है। लेकिन जावा की खासियत क्या है? जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है? सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा ही बनाई गई थी। ठीक है, 95 के आसपास, है ना? किसने बनाया था? जेम्स गॉसलिन ने। ठीक है, किसने बनाया था? जेम्स गॉसलिन ने, है ना? और फिर इसको बाद में किस कंपनी ने लिया? सन माइक्रो सिस्टम ने। ठीक है, और फिर अभी कुछ सालों पहले ओरेकल ने इसको फिर खरीद लिया। ठीक, अब देखना है प्लेटफॉर्म, है ना? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? सबसे फर्स्ट देखते हैं प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है। प्लेटफॉर्म का सीधा मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब हुआ कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका प्रोग्राम बिल्ड होकर के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही हुआ। लाइनक्स पे बिल्ड करके यानी क्रिएट करके तुम विंडो पे चला सकते हो, मैक पे चला सकते हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए इसका एक स्लोगन आता है कोरा, क्रिएट वंस रन एनीवेयर। एक बार क्रिएट करो और उसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में चला लो। ठीक है, अब आखिर ये ऐसा क्यों? आखिर जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो होता क्या है जनरली, जैसे इसके अलावा ले लो सी, सी प्लस, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीधा सिस्टम पे चलते हैं, यानी रन कराना वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे डायरेक्ट। है ना? कहाँ पे चलेंगे? लेकिन जावा का कोड सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक जावा चलने के लिए एक टूल होता है। क्या होता है? एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसका नाम है जेवीएम। क्या नाम है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पहले जेवीएम इंस्टॉल होगा, फिर जेवीएम के ऊपर जावा का प्रोग्राम चलेगा। तो जावा का प्रोग्राम जहां भी चलाना है वहां पे कहाँ इंस्टॉल कर दो? क्या इंस्टॉल कर दो? जेवीएम इंस्टॉल कर दो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली चलना नहीं है जावा का प्रोग्राम, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। किस पे चलेगा? जेवीएम। तो जावा प्रोग्राम आपको चलाना है तो वहां पे जेवीएम डाल दो, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, क्योंकि जावा का प्रोग्राम कहाँ पे चलेगा? जेवीएम पे चलेगा। ठीक है, वही चीज है ना? जावा वर्चुअल मशीन, ऑल जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड जेवीएम, विदाउट जेवीएम जावा का प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अब जेवीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइट कोड जानता है। क्या जानता है? बाइट कोड क्या होती है? डॉट क्लास फाइल। ठीक है, क्या होती है? डॉट क्लास। मतलब जेवीएम को क्या चाहिए? बाइट कोड चाहिए, यानी क्लास फाइल चाहिए। इसीलिए जावा का प्रोग्राम बिना क्लास के आप कर ही नहीं सकते। तो जावा का प्रोग्राम कहाँ बनाना पड़ेगा? क्लास के अंदर। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते जावा का कोड। ठीक है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर देखो। हाँ, इसका जो सिंटेक्स होता है स्टार्ट ही होता है क्लास से। यानी इसका जो मेन मेथड होगा, फंक्शन होगा, वो किसके अंदर होगा? क्लास के अंदर होगा। ठीक है, हम्म, देखो, है ना? सबसे पहले क्या है? क्लास है, क्योंकि जब तक क्लास नहीं रहेगा क्लास फाइल कैसे बनेगा? तो क्लास, और क्लास के अंदर रहेगा मेन फंक्शन जो प्रोग्राम को चलाएगा। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट। ठीक है, प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर क्या होता है? प्रिंट जो होता है वो प्रिंट होने के बाद वहीं पे कंट्रोल रहेगा उसी लाइन में। एलन में क्या होता है? न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक ये सब क्या है वो भी रहने दो, जब उप्स अपन सीखेंगे तब ध्यान में आएगा। ठीक है ना? अभी बस ये रख लो, ये सब चीजें बाद में सीखेंगे। सिस्टम क्या है, आउट क्या है। सिस्टम भी एक क्लास है पहले से बना बनाया। ठीक है, आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का।
किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, और ये फिर मेथड है। यहाँ पे जावा में फंक्शन को मेथड बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे क्लास, ये फंक्शन क्लास के अंदर होते हैं, बिना क्लास के होते ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? मेथड। ये प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है, तक क्लास का मेथड है, और ये ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, अब ये जो एक पैटर्न है, ये एक है ना पैटर्न, इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न। क्या है? सिंगलटन पैटर्न। ठीक है, इसको रन करवाओगे, ठीक है, आ गया। देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट एक लैंग्वेज आई थी बीसीपीएल, उसी समय एक फॉरट्रेन लैंग्वेज था जिसमें साइंटिफिक ऑपरेशन होते थे, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते थे। इसकी चीज़ों को उठा के यहाँ डाल करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई बी, इसमें फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के फीचर डाल करके क्या बनाई गई? सी। उसी समय एक स्मॉल टॉक या ठीक है सीमेल करके लैंग्वेज थी जिसमें ऊप का फीचर था, वो सी में डाल करके बना दिया गया C++। ठीक है, इसी से अपडेट करके इसी को इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया ओक, फिर लोगों ने कावा नाम दिया, फिर जा करके फाइनली उसका नाम जावा दे दिया। ठीक है, इंडोनेशिया में, है ना। जनरली जो हमारा कोड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सी वगैरह का, कि हम जो कोड लिखते हैं यूजर कोड, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सोर्स कोड या यूजर कोड या क्लाइंट कोड। ठीक है, ये जब कंपाइल होता है ना, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ कोड सिस्टम कैसे चलाएगा? तो इसे अपन कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका कंपाइलर होगा वो उसको कन्वर्ट किस में करेगा? इंटरमीडिएट कोड में, या ऑब्जेक्ट कोड जो भी रहेगा। ठीक है, और यही कोड जावा में क्या बन जाता है? बाइट कोड। कंपाइल होने के बाद क्या बनता है? बाइट कोड क्लास फाइल। फिर इंटरप्रेटर वगैरह उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिक्वेस्ट जाता है ओएस के पास जाता है। ठीक है, ओएस में सिस्टम कॉल्स होते हैं, सिस्टम कॉल्स है ना, कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, कर्नल ड्राइवर को, ड्राइवर फिर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ये इंटरनल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जावा में ये चीज कैसे होता है ना। देखो यहाँ पे जावा का आर्किटेक्चर नहीं इसमें, कहाँ गया? चलो जावा का आर्किटेक्चर बनाते हैं। क्या कहाँ जावा का आर्किटेक्चर? सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा कोड रहेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सोर्स कोड। क्या? सोर्स कोड, या इसी को बोलेंगे यूजर कोड, या फिर इसी को बोलेंगे क्लाइंट कोड। ठीक है ना, जो लिखा हुआ रहेगा किसमें? स्टैंडर्ड इंग्लिश में, है ना। इसे फिर कंपाइल करेगा कौन? है ना, कंपाइलर। हर एक लैंग्वेज का क्या होगा? कंपाइलर। उसके बाद जो कोड यहाँ बनेगा उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? है ना, क्या बोलेंगे? बाइट कोड। क्या बोलेंगे? बाइट कोड, या फिर क्लास। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास। ठीक है, है ना। अब फिर ये कोड है ना किस पे चलेगा? है ना, किस पे चलेगा?
जेवीएम पे चलेगा। ठीक। अब जेवीएम इसे क्या करता है, इसके पास एक और टूल होता है, सब कंपोनेंट होता है, इसका नाम है JIT। जेवीएम हो गया जावा वर्चुअल मशीन, और JIT हो गया जस्ट इन टाइम। ये क्या है, एक तरह का। अब इसके बाद क्या कोड बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक। है ना, इसका एक्सटेंशन होगा डॉट EX। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। तो डॉट जावा, है ना, कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड यानी डॉट क्लास में कन्वर्ट होगा। अब इसको किसी भी मशीन पे चलाना हो तो वहां पे क्या होना चाहिए, जेवीएम। जेवीएम क्या करेगा, इस क्लास फाइल को JIT की हेल्प से, है ना, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में। ठीक है। अब रही बात, ये इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है जेवीएम, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं उनमें क्या होता है, सोर्स कोड, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोड यहाँ होगा यानी ऑब्जेक्ट कोड, और वो सीधा फिर EXE में कन्वर्ट हो जाता है। पर यहाँ पे EXE में, है ना, नॉर्मल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है सोर्स कोड, ठीक है, उसके आफ्टर फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट कोड। सी वगैरह में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड, यही होता है। ये काम कौन करता है, इसको कंपाइल कौन करेगा, है ना, कंपाइलर। इसको फिर रीड कौन करेगा, इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन करता है ना रीड। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ठीक है, ये आ गया कंपाइलर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ इंटरप्रेटर कहाँ है, ये क्या इंटरप्रेटर है, तो एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है, हाँ, जावा इज नो इंटरप्रेटर। जावा में इंटरप्रेटर नहीं होता है, तो फिर ये क्या है, क्या ये कंपाइलर है, यदि कंपाइलर होता वो तो सीधे सोर्स कोड को लिखेगा, लेकिन जेवीएम जो है वो, ठीक है, जेवीएम नथिंग नो अबाउट डॉट जावा। ये डॉट जावा के बारे में जानता ही नहीं है, ये सिर्फ किसके बारे में जानता है, डॉट क्लास के बारे में जानता है। तो ये तो इसे रीड ही नहीं कर सकता, तो फिर तो कंपाइलर भी नहीं हुआ। अच्छा, इंटरप्रेटर भी नहीं हुआ, इंटरप्रेटर होता तो इसको सीधे एग्जीक्यूट कर देता, पर ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये क्या करता है, रिकंपाइल करता है। क्या करता है, रिकंपाइल, है ना, ये क्या करता है, रिकंपाइल द क्लास फाइल और बाइट कोड। ये क्या करता है, कंपाइल हुए कोड को रिकंपाइल करता है। फिर इसे क्या बोलेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ कंपाइल हुआ कोड को दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए रिकंपाइल करता है जेवीएम JIT को यूज करके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, जेवीएम क्या करता है, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड री कंपाइल द कंपाइल्ड कोड। ठीक है,
दिस प्रोसेस इज नोन एज जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन प्रोसेस, दैट इज वाई JIT इज कॉल्ड, ये ठीक है, मतलब इसका जो कंपाइलर है वो JIT कहलाता है। तो ये तो कंपाइलर भी नहीं, क्योंकि कंपाइलर होता तो सोर्स कोड को रीड करता, पर ये सोर्स कोड को जानता ही नहीं, नहीं रीड कर सकता, ये सिर्फ क्लास फाइल पढ़ सकता है। ठीक है, अब ये सीधा इसको रीड नहीं कर रहा है, कंपाइल नहीं कर रहा है, फिर कंपाइलर नहीं कहलाएगा। अच्छा, सीधा ये एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा है, ये रिकंपाइल कर रहा है, तो इसको ना तो कंपाइलर बोल सकते हैं ना इंटरप्रेटर बोल सकते हैं। फिर क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे क्या, बताओ? क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपाइलर। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रॉस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, है ना, वो क्या है? जावा प्रोग्राम कंपाइलेशन आर्किटेक्चर या प्रोसेस। ठीक है, तो वो कॉपी नहीं हुआ क्या? ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं, वो देख लो। फीचर्स क्या है? नंबर 1 मेनली, ठीक है, JVM इन सब के साथ साथ और क्या करता है? एक तो मेमोरी, फर्स्ट देख लेते हैं, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे देता है? यूजिंग क्या? सैंडबॉक्स मैकेनिज्म, है ना। अब ये सैंडबॉक्स मैकेनिज्म होता क्या है वो देखो। देखो, जो भी प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? मेमोरी में होता है। कहाँ होता है? मेमोरी में। मेमोरी किस में डिवाइड होता है? ब्लॉक्स में। किस में डिवाइड होता है? ब्लॉक्स में। ठीक है, अब एक साथ हम कोई सिस्टम चलाएंगे, हमने कंप्यूटर चलाया, उसमें बहुत सारे प्रोसेस चला सकते हैं ना, ऑडियो वीडियो गेम, है ना, कुछ भी, तो वो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक को लेगा। वैसे ही हमने जावा का प्रोग्राम भी लिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जनरली, कि यदि गेम खेल रहे हो और वीडियो चला रहे हो, गेम में कोई प्रॉब्लम हुआ, सिस्टम हैंग किया, तो वीडियो भी अटकने लगता है। पर जावा के प्रोग्राम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। जावा का प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, JVM जिस भी ब्लॉक में रहेगा उस ब्लॉक को ऐसे रैप करेगा, ठीक है, कि ना तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने इंटरनल प्रोग्राम को कोई फर्क पड़ने देगा, इंटरनल इन्वायरमेंट को, ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो यानी इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, JVM के, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी फर्क नहीं पड़ने देगा। तो इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल को फर्क नहीं पड़ने देगा, और एक्सटर्नल से इंटरनल को फर्क नहीं पड़ने देगा। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं सैंडबॉक्स मैकेनिज्म। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, तो उसको रेत में कितना, है ना, खड्डा करके कुआं बना करके एक्सप्लोज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ऑटर जो इन्वायरमेंट होता है उससे भी फर्क नहीं पड़ता उसको, और वो नीचे जमीन में दफन होकर के, है ना, एक्सप्लोज होता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी फर्क नहीं पड़ने देता है। इसलिए हमेशा रेत के स्ट्रक्चर में ही नीचे ना कुआं बना करके एक्सप्लोज किया जाता है बड़े बड़े बॉम्ब को। तो वहीं से ये मैकेनिज्म हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सैंड बॉक्स मैकेनिज्म। समझ में आ गया कहानी? यही है
सैंडबॉक्स मैकेनिज्म। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, है ना, डज नॉट, सीधे लिख दो, नो इफेक्ट फ्रॉम एंड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, लिस्ट रिसेंटली अनयूज्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत देर से यूज नहीं हो रहे हैं उनकी मेमोरी रिलीज करके जिन जिन ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड है उनको अलोकेट करता है। ठीक है ना, ये टाइम टू टाइम अपने आप चलते रहता है। ठीक है, जिसका नाम है टूल का गार्बेज कलेक्टर। किसके थ्रू, गार्बेज कलेक्टर। तो उसके लिए एक टूल यूज करता है गार्बेज कलेक्टर को। ये क्या करता है ना, हाँ, लिस्ट रिसेंटली अनयूज्ड memory of an object ठीक है, यहीं पे लिख दो, रिलीज द list recently unused memory of an object and reallocate to, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। थर्ड लास्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, ठीक है, अब ये पूरा चैप्टर है, अलग से बाद में देखेंगे। कहानी समझ में आ गई। ये है